चलो, हमने 14 पॉइंट्स में एक पॉइंट कवर किया था कि व्हाट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होता है और एडजस्टमेंट दिया होता है। क्या दिया रहता है? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस टी फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में? टी फॉर्म। टी फॉर्म मतलब ऐसा टी दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें होता है डेबिट और राइट हैंड साइड वाला बैलेंस होता है क्रेडिट। और क्वेश्चन में और क्या दिया रहता है आपको? एडजस्टमेंट दिए होते हैं। ठीक है, आंसर में हमको क्या क्या प्रिपेयर करना होता है? आंसर में हमको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, ये भी टी फॉर्म में होगा। ये कैसा दिखेगा? जैसे टी फॉर्म में आपने ये बनाया, सेम वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट टी फॉर्म में बनेगा। जैसा ये दिख रहा है आपको वैसे ही एक्चुअल में ऐसा पूरा प्रॉपर बनाना होता है उसको। कभी कभार डबल कॉलम करना होता है हमको, तो डबल कॉलम करेंगे तो ऐसा होगा। ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डेबिट, यहाँ पे आपको क्रेडिट ऐसा लिखना होगा। ये रुपीज़ की साइन, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे भी पर्टिकुलर लिखना है आपको। यहाँ पे रुपीज़ की साइन और रुपीज़ की साइन। समझ में आया? आंसर में और क्या बनाना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शॉर्ट में इसको लिख रहा हूँ P&L। सेम वैसे ही टी फॉर्म में होगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल, ये P डॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ता है या तो कभी दोनों बनाना पड़ता है, और डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। फिर हमको बैलेंस शीट बनाना होता है और बैलेंस शीट के बाद हमको वर्किंग करनी होती है। वर्किंग भी ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो वर्किंग भी ज़रूरी है। अब आपके माइंड में होगा कि सर ट्रायल बैलेंस तो दिया होगा, इसमें बहुत सारे अमाउंट्स होते हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो हमको उसको पोस्ट करना होता है। कुछ अमाउंट आएगा ट्रेडिंग में, कुछ P&L में, कुछ कैपिटल करंट अकाउंट में जाएगा, कुछ बैलेंस शीट में जाएगा। ये चारों में कहीं ना कहीं जाने वाला है। यहाँ से उठा के हमको इस चारों में कहीं ना कहीं डालना है। तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस वाले कौन से आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, कौन से आइटम्स P&L में, कौन से आइटम्स कैपिटल और करंट में, कौन से आइटम्स बैलेंस शीट में। तो हमको इसको स्टडी करना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया होता है और कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। तो समझे? तो यहाँ से कुछ मतलब कुछ आइटम्स यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ, और बैलेंस शीट में। वर्किंग तो थोड़ी, वर्किंग में कुछ नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आई? तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग में क्या आता है, फिर P&L में क्या आता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल और करंट में, फिर बैलेंस शीट में, फिर हो जाएगा। फिर ये होने के बाद हम समझेंगे एडजस्टमेंट। 12th में एडजस्टमेंट कितने हैं, एडजस्टमेंट हम सीखेंगे। उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। इसमें ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम के एक इफेक्ट होंगे, हर एक आइटम के एक इफेक्ट। जो डेबिट में होगा वो कहाँ कहाँ जाएगा? ये डेबिट वाले ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे, या तो वो P&L के डेबिट में जाएगा, या तो पार्टनर्स कैपिटल करंट के डेबिट में जाएगा, या तो वो एसेट साइड जाएगा। देखो एसेट साइड लिखा है मैंने, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, वहां डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे ये क्रेडिट आइटम्स कहाँ कहाँ जाएंगे, इसका इफेक्ट ये या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, या तो P&L के क्रेडिट में, या तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट के क्रेडिट साइड जाएगा, या तो फिर वो लाइबिलिटी में जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, वन बाय वन कौन सी चीज ट्रेडिंग में आती है, P&L में आती है, करंट कैपिटल में आती है और बैलेंस शीट में आती है, वो स्टडी कर लेते हैं। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट कर लेंगे। चलो देखते हैं वन बाय वन। चलो स्टार्ट करें। आंसर में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, तो ट्रायल बैलेंस से कुछ आइटम्स उठा के हमको ट्रेडिंग में डालना है। तो ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो सीखना पड़ेगा कि नहीं। तो चलो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखो कैसा दिख रहा है। 2 कॉलम दिख रहा है टी फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना ही पड़ेगा। फॉर्मेट देखो, ओपनिंग स्टॉक सबसे फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक है। फिर उसके बाद आपको परचेज लिखना है। परचेज का अमाउंट इनर कॉलम में, इसको बोलेंगे इनर कॉलम, इसको बोलेंगे आउटर, इस कॉलम को बोलेंगे इनर और ये आउटर। तो परचेज का अमाउंट आप इनर में लिखेंगे। अगर परचेज रिटर्न है
जो आपने माल खरीदा उसमें डिफेक्ट निकला, तो डिफेक्ट वाले माल को आप जिससे खरीदे उसको रिटर्न कर दोगे कि नहीं? तो जब आप रिटर्न करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा लेस परचेज रिटर्न। देखो रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ है, आउटवर्ड मतलब रिटर्न तो किया है, आउटवर्ड मतलब बाहर गया है, मतलब कौन सी चीज बाहर गई होगी, जो आपने खरीदा था वो चला गया होगा ना, दैट मीन्स परचेज रिटर्न। ये वर्ड्स आप देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, कभी आपको रिटर्न आउटवर्ड भी दिख सकता है। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, ये आपको परचेज में से माइनस करना है। तो यहाँ पे समझो 1 लाख रुपीज़ है, 10,000 का आपने परचेज रिटर्न किया है, तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में 90,000 लिख देंगे। और क्या आता है डेबिट साइड में? कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड मतलब माल लाने का, कैरेज मतलब गाड़ी का भाड़ा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपने कहीं से माल खरीद कर लाया होगा आपकी फैक्ट्री तक, आपकी फैक्ट्री तक, तो उस ट्रक का रेंट, उस ट्रक का भाड़ा, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है, ये ध्यान में रखना है आपको। फ्रेट ट्रेडिंग के डेबिट साइड। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस मतलब पोर्ट होता ना, पोर्ट, तो पोर्ट पे अगर आपका माल आता है बाहर कंट्री से, तो वहां पे बहुत सारे चार्जेस होते हैं जिसको बोलते हैं डॉक चार्जेस। देखो जब आप माल खरीदते हो, जब आप माल खरीद कर लाते हो फैक्ट्री तक, लिखोगे यहाँ पे, इधर देखो, ये आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री में आपने माल लेकर आए, कहीं से भी आपने लेकर आया, फैक्ट्री, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितना भी, मैं क्या समझा रहा था आपको, डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस क्या होता है? जैसे मैंने चाइना से माल लेकर आया, रॉ मटेरियल, चाइना से मैंने रॉ मटेरियल लेकर आया, बराबर, ये समझो अपना इंडिया है, ये इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है। पहले माल आएगा बॉर्डर पर, मतलब अगर रोड बाय रोड ला रहे हो तो कोई बॉर्डर होगा जिसपे, जहां पे पोर्ट्स होंगे, ठीक है। या अगर शिप के थ्रू आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल मुंबई, मुंबई पोर्ट पे आपका माल उतरा, मुंबई पोर्ट पर डॉक चार्जेस, वहां पे ना पोर्ट पे बहुत सारे चार्जेस होते हैं, आपका माल उतरा वहां पे डॉक चार्जेस होंगे। डॉक चार्जेस मतलब पोर्ट पर माल रखने के चार्जेस, ऐसा समझ लीजिए। तो वो चार्जेस भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डालना है। फिर ये माल आएगा ट्रक के थ्रू, ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड के चार्जेस, कैरेज इनवर्ड के चार्जेस भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे। एक बार फैक्ट्री में माल आया, ठीक है, फैक्ट्री से जैसे ही माल निकलता है और वो जाता है वेयर हाउस में, इसके बाद के जितने भी खर्चे होंगे, एक बार आपने प्रोडक्ट को रेडी कर दिया, एक बार आपने प्रोडक्ट को रेडी कर दिया, फैक्ट्री के बाहर निकला, इसके बाद जो भी खर्चे होंगे आपके जेब से निकलेंगे, वो सब पीएनएल के डेबिट में डालना है। देखो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री, माल लाने का खर्चा कहीं से भी आए, इंडिया के बाहर से आए, कहीं से भी, भाई फैक्ट्री तक के जितने भी खर्चे होंगे सब के सब आपको ट्रेडिंग के डेबिट में डालना। एक बार फैक्ट्री से माल रेडी होके बाहर निकला, तो भाई जब फैक्ट्री से रेडी हो जाता है माल, तो आप कहीं पे इसको स्टोर करके रखेंगे। स्टोर कहाँ करते हैं हम? वेयर हाउस में, या तो डायरेक्ट हम कस्टमर को बेच देते हैं। तो फैक्ट्री से माल निकला, उसके बाद जो भी खर्चे होंगे सब पीएनएल के डेबिट में डालना है, सब पीएनएल के डेबिट में आपको डाल देना है। ये बात समझ लीजिए, कंफ्यूजन खत्म। भाई फैक्ट्री से, फैक्ट्री में माल बनने तक जितना भी खर्चा होगा सबका सब ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। एक बार फैक्ट्री से माल निकला, उसके बाद के जितने भी खर्चे होंगे वो सब के सब कहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है? पीएनएल के डेबिट में। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये चलो, फ्रेट, भाई माल लाने का खर्चा, भाई माल कहीं से भी लाओ फैक्ट्री में, तो भाई फैक्ट्री तक का खर्चा है ना, मैन्युफैक्चरिंग के बाद का खर्चा है क्या? नहीं, बाद का खर्चा नहीं है, उससे पहले का खर्चा है, यहाँ पे प्रोडक्ट रेडी होने तक का खर्चा है, तो उस सब के सब आपको ट्रेडिंग के डेबिट में डालना पड़ेगा। डॉक चार्जेस भी हो गए। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होता है? भाई जब भी आप इंडिया के बाहर से माल लेकर आते हो, तो व्हाइट ड्रेस में आपने देखा रहेगा, ये कस्टम वाले खड़े रहते हैं जो पकड़ते हैं स्मगलर को, गोल्ड लेकर आ रहा है, या फिर आपने मूवीज ये सब में देखा है। एक्चुअल में ये वाइट जो कपड़े पहने होते हैं वो एक्चुअल में पुलिस होते हैं, कस्टम वाले होते हैं। क्या होते हैं? कस्टम वाले। ये उन लोगों को पकड़ते हैं जिसने कस्टम ड्यूटी बिना पे किए हुए माल को लेकर आया इंडिया में। कस्टम ड्यूटी एक तरह का टैक्स है। वो टैक्स कब लगता है? जब आप
बाहर कंट्री से इंडिया में माल लेकर आ रहे हो, बिना टैक्स पे करके आ रहे हो, दैट मीन्स आपने स्मगलिंग की है, तो मे बी उन लोग पकड़ के आपको जेल में डाले और पूरा जब्त कर लेते हैं। ठीक है, आपने ये देखा है मूवीज में। ठीक है, कस्टम ड्यूटी, जब इंडिया से आप माल सॉरी इंडिया के बाहर से माल आप इंडिया में लेकर आ रहे हो, तो भाई बॉर्डर पर आपको एक टैक्स पे करना होता है, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये भी ये भी फैक्ट्री में माल बनने से पहले का खर्चा है भाई। भाई इंडिया से माल मतलब चाइना से माल आ रहा है, यहाँ बॉर्डर पे टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर वो माल फैक्ट्री में आएगा। भाई फैक्ट्री देखो, माल बनने से पहले का खर्चा है वो सब के सब ट्रेडिंग के डेबिट में आ रहे, सब के सब ट्रेडिंग के डेबिट में। फिर है वेजेस प्रोडक्टिव, वेजेस प्रोडक्टिव ये क्या है भाई, फैक्ट्री में जो काम करेंगे वर्कर्स लोग, जो प्रोडक्शन करेंगे, जो मैन्युफैक्चर करेंगे, तो भाई आपको उसको मजदूरी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? मजदूरी। वो भी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। अनप्रोडक्टिव, कभी कभार ऐसा लिखा रहेगा वेजेस अनप्रोडक्टिव, भाई प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, फैक्ट्री के बाहर का खर्चा है वो, फैक्ट्री के बाहर का, तो कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। सिंपल सा लॉजिक। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो अपने अलग अलग नाम आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए जो आपने मजदूरी दिया है वो भी ट्रेडिंग के डेबिट में। वेजेस एंड सैलरीज, पहला वर्ड वेजेस है, इसको पकड़ना है भाई। मजदूरी, मजदूरी भी कहाँ? फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उसको देते हैं। फिर इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी वही है जब आप बाहर से माल लेकर आते हो तो जो टैक्स पे करना होता है वो इंपोर्ट ड्यूटी है। कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, देखो फैक्ट्रीज में बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उसको चलाने के लिए कभी कभार आपको कोल यूज करना पड़ता है। समझ में आया क्या? कोल, कोक, गैस यूज करना पड़ता है। फिर बड़ी बड़ी मशीन्स को चलाने के लिए मोटिव पावर यूज करना पड़ता है। ये सब फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं। ये सब किससे रिलेटेड खर्चे हैं? फैक्ट्री से रिलेटेड। तो ये भी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। ठीक है, वाटर, ग्रीस। ठीक है, फिर इसके बाद है रॉयल्टी ऑन परचेज और प्रोडक्शन। रॉयल्टी, आपने ये वर्ड सुना है कभी? सुना है? सुना है आपने? रॉयल्टी होता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, किसी एक बंदे ने कुछ ना कुछ इन्वेंट किया है, जैसे मिस्टर ए, इसने एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है कुछ ना कुछ रिसर्च करके। एक मिस्टर ए है। कौन है ये? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एक चिप इन्वेंट किया। ये चिप क्या है मालूम है? अगर आप अपनी कार में इसको अटैच करोगे और कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो चिप से ना मैसेज पॉपअप होगा, आपकी फैमिली को इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी, आपका लोकेशन, हॉस्पिटल को, नियर बाय हॉस्पिटल में ये शेयर हो जाएगा आपका लोकेशन कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, सब जगह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो मैं कौन हूं? कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मुझे ये टेक्नोलॉजी अच्छी लगी तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ मालूम है? ये चिप को ना अपनी कार में लगाना चाह रहा हूँ और ये कार को मैं आगे बेचूंगा। मैं कौन हूँ? कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैं मिस्टर ए के पास अप्रोच करूंगा और बोलूंगा कि मुझे तेरी टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए चाहिए, तो मिस्टर ए ऐसे ही दे देगा क्या? मिस्टर ए क्या बोलेगा मालूम है? बदले में आप मुझे रॉयल्टी पे करिए। मेरे लिए तो खर्चा है ना, मेरे लिए तो खर्चा है, तो मैं क्या करूंगा? इसको रॉयल्टी का पेमेंट करूंगा। जो पेमेंट कर रहा हूं उसका नाम है रॉयल्टी, और वो मेरे लिए खर्चा होगा। क्या होगा? खर्चा। अब ये रॉयल्टी का खर्चा हमने क्यों किया? कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये खर्चा भी कहाँ आना चाहिए? ट्रेडिंग के डेबिट में। ये डेबिट वाले जितने भी है ना सब खर्चे हैं। क्रेडिट वाले क्या होते हैं? इनकम होते हैं। वो देखता हूँ, क्रेडिट में आएंगे ना तब देखा जाएगा। डेबिट में जितने भी होते हैं सब खर्चे होते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? आगे बढ़े। हर एक आइटम्स को हमको ठीक से एनालाइज करना है। 11th में आपने बड़े 11th में आपने भले ही ऐसे ही लाइटली लिया हो, मगर 12th में लाइटली नहीं लेना। आपको हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। ये डेबिट हो रहा है तो क्यों डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों क्रेडिट हो रहा है। समझे? तो हमने हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। अभी कहाँ पर है? रॉयल्टी पर। रॉयल्टी का एग्जाम्पल के थ्रू मैंने मतलब समझा दिया। अब आते हैं प्राइमरी पैकिंग चार्जेस।
प्राइमरी पैकिंग चार्जेस क्या होता है? जैसे मेरी ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में फर्स्ट टाइम जब मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ ना, तो वो मार्केट में बेचने के लिए नहीं करता हूँ। वो क्या करता हूँ मालूम है? पहले मुझे वेयर हाउस में मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा माल को। ये मेरा वेयर हाउस है, ये मेरी फैक्ट्री, फैक्ट्री ये मेरा वेयर हाउस है। मैं माल यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता हूँ, और बड़े, इतने बड़े बड़े ना बोरे होते हैं, बोरे, ऐसे बोरे होंगे, इसमें ना पैक करके यहाँ पे टाई करके इसको मैं क्या करता हूँ, वेयर हाउस में पहुंचा देता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने पैकिंग किया ना इसको। प्राइमरी पैकिंग मतलब वो कस्टमर्स को बेचने के लिए पैकिंग नहीं करते, ऐसे बड़े बड़े बोरे में वो माल को डाल देते हैं और उसको वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। अब वेयर हाउस में पहुंचने के बाद यहाँ पे एक टीम होती है, वो क्या करती है, छोटे छोटे पैक्स में, उसमें प्रॉपर ब्रांडिंग किया हुआ पैकिंग होगा, उसमें क्या करते हैं, ये प्राइमरी पैकिंग से माल निकालते हैं, और जो सेकेंडरी पैकिंग, एक छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, जो आप उसमें लिखा रहेगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का डेट क्या है, और वो सारी चीज़ें उसमें पैक करके कस्टमर्स को बेचते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने किया, वो कस्टमर्स को बेचने के लिए पैकिंग नहीं था, समझे? वो सिर्फ यहाँ से माल निकल के वेयर हाउस तक पहुंच जाए। ठीक है, फिर वेयर हाउस से हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे बॉक्सेस में पैक करते हैं और प्रॉपर मार्केटेबल बनाते हैं। उसको सेकेंडरी पैकिंग करना पड़ेगा। फिर अगर मुझे कस्टमर्स को बेचना है तो यहाँ पे सेकेंडरी पैकिंग करना पड़ेगा। जैसे आपने ये देखा होगा कि समझो कि कोई कंपनी है जो एग्रीकल्चर के बिजनेस में, किसके बिजनेस में, एग्रीकल्चर। जब खेत से फसल काटते हैं उन लोग, तो उन लोग क्या करेंगे मालूम, बड़े बड़े ना बोरे में उसको भर देंगे, फिर उसको लेकर जाएंगे अपने फैक्ट्री में या फिर वेयर हाउस में, फिर उसको क्या करेंगे, उसको प्रॉपर ग्रेडिंग करेंगे। अच्छा, अच्छा मतलब अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अलग रखेंगे, उसकी अलग पैकिंग करेंगे, फिर खराब वाले प्रोडक्ट को अलग करेंगे, और प्रॉपर अच्छे से ब्रांडिंग करके उसको पैक करके फिर कस्टमर्स को भेज देंगे। जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पैक किया वो प्राइमरी पैकिंग था। सेकेंड टाइम हम लोगों ने किया तो वो कौन सा पैकिंग था, सेकेंडरी पैकिंग। तो प्राइमरी पैकिंग का खर्चा कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। सेकेंडरी पैकिंग ऐसा वर्ड आया तो आपको कहाँ डालना है, पीएनएल के डेबिट में। ये ध्यान में रख लो, फिट कर लो। प्राइमरी पैकिंग ट्रेडिंग के डेबिट में, सेकेंडरी पैकिंग पीएनएल के डेबिट। प्राइमरी पैकिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो प्रोडक्ट बड़े क्वांटिटी में शिफ्ट हो जाए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। फिर मार्केट में बेचने के लिए आपको उसको अच्छे से पैकिंग करनी पड़ेगी, उसमें प्रॉपर ब्रांडिंग ये सब करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक सकेगा। चलो, फिर है फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग। भाई फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे आपको ट्रेडिंग के डेबिट में डालना है। फिर है फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी खर्चा हो, आंख बंद करके ट्रेडिंग के डेबिट में। फैक्ट्री के आगे कुछ भी वर्ड हो, फैक्ट्री दिखाना, ठोक देने का, कहाँ पे, ट्रेडिंग के डेबिट। देखो यहाँ पे फैक्ट्री का रेंट, रेट्स, फैक्ट्री का इंश्योरेंस आपने करवाया तो भाई फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है। वर्क्स मैनेजर सैलरी, ऐसा मैनेजर जो फैक्ट्री में काम करता है उसको बोलते हैं वर्क्स मैनेजर। क्या बोलते हैं, वर्क्स मैनेजर। ये बंदा कहाँ काम कर रहा है, फैक्ट्री में, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है ट्रेडिंग के डेबिट में। ये बात समझ में आएगा। डेबिट वाले हमने सब डिस्कस कर दिए, सिर्फ आपको ये नहीं पता होगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। चलो, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में एक तो इनकम आएगा, एक तो इनकम आप रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इनकम मतलब आपने जो माल बेचा वो आपके लिए इनकम है, वो आपके लिए इनकम है, आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और क्या क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है, अगर आपके पास से माल जाए, कैसे भी जाए, आपके बिजनेस से माल जाना चाहिए, अब वो कैसे भी जाए, चोरी होकर जाए, जल कर जाए, देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, या आपने फ्री में माल बांट दिया, या तो आपने घर पर लेकर गए, मतलब उसको ड्राइंग बोलते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, आपकी फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स आप घर पर लेकर जा रहे हैं खुद के यूज़ के लिए, जा तो रहा है ना आपके माल, चोरी होकर जाए, जल कर जाए, या आप घर पर लेकर जाए, या फ्री में किसी को माल बांट दो। चार चीज़ बोल रहा हूँ मैं। माल जाना चाहिए आपके बिजनेस से कैसे भी जाए। क्या बोला मैंने,
चोरी होकर जाए माल, गया ना। जल जाए, जल जाएगा तो खत्म, गया आपके पास से। फ्री में आपने माल बांट दिया, या तो आप घर पर लेकर जा रहे हो, आपके पास से गया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलो एक वन बाय वन देख लेते हैं। गुड्स लॉस बाय फायर, भाई आग लगी और माल खत्म हो गया, वो प्रोडक्ट में आग लग गई भाई, खत्म, राख बन गया, हो गया ना, आपके बिजनेस से निकल गया, आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, भाई चोरी हो गई, चोर आया फैक्ट्री में और माल लेकर चला गया, तो गया आपके पास से ना, तो आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने क्या किया, फ्री में माल बांटा, एडवर्टीजमेंट के लिए हम बांटते हैं ना फ्री में, तो आपके पास से तो जा रहा है, आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट में बुक करना पड़ेगा इसको। अब ये आपके लिए न्यू है। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, फिर गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, अब यहाँ पे आपने 11th में सीखा होगा गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, अब यहाँ पे पार्टनर वर्ड आएगा, ये चेंज हो गया बस। यहाँ पे क्या होता है कि पार्टनर्स लोग जो आपका गुड्स है वो घर पर लेकर जा रहे हैं, गुड्स तो जा रहा है ना बिजनेस से, तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। फिर साल के एंड में, साल का एंड कहाँ होता है, 31 मार्च को, उस टाइम पे आपके पास माल बिका नहीं, स्टॉक में पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, बिका नहीं है, तो वो जो बच गया है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ये क्या है ग्रॉस लॉस, मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, अभी मैंने आपको ये नहीं एक्सप्लेन किया, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग मैन्युफैक्चर ये सब करते नहीं, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग ट्रेडर है। ट्रेडर लोग क्या करते हैं, माल कहीं से खरीद कर लाते हैं और आगे बेच देते हैं, यही काम होता है, खुद थोड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चरर लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं अपनी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चर करते हैं फिर आगे बेचते हैं। हम हैं ट्रेडर, कौन है, ट्रेडर। हम क्या किए मालूम है, हमारी मुंबई में ऑफिस है, मुंबई में हमारी ऑफिस है, हम लोग कपड़े में डील करते हैं, किस में डील करते हैं, कपड़े में, तो कपड़ा मिलता कहाँ है, सूरत, तो सूरत से माल लेकर आते हैं और मुंबई में बेचते हैं। तो हमने क्या किया, सूरत गए हमारी टेम्पो लेके, वहाँ पे हमने पैसे दिए और माल ले लिए, ठीक है, 1 लाख रुपए का माल हमने लिया। सूरत से हम गाड़ी लेकर आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वहाँ ना खंडाला के टाइम, खंडाला आता है ना, वहाँ पे ना अपनी टेम्पो थोड़ी टेढ़ी हो गई, ठीक है, वो टेढ़ी हुई और सीधा खाई में आके गिरी, ऐसे पलट पलट के 1 लाख का माल गया, टेम्पो तो गई मगर माल भी तो गया ना। ड्राइवर को निकाल लिए थे अपन ने, पैराशूट पहना था वो, मगर टेम्पो गई, टेम्पो के साथ साथ आपने जो माल खरीदा था वो भी चला गया। आपने खरीदा था तो आपने यहाँ पे लिखा होगा कि परचेज, परचेज में 1 लाख दिखता होगा, बराबर। आपने माल बेचा क्या किसी को, नहीं, अब वो माल चला भी गया, खरीदा, यहाँ पे 1 लाख की एंट्री बुक करनी पड़ेगी, और यहाँ पे 1 लाख की एंट्री वापस से बुक करनी पड़ेगी, आया और गया, आया पहले खरीदा आपने सूरत से, तो एंट्री बुक करनी पड़ेगी यहाँ पे कि हमने 1 लाख का माल खरीदा, मगर वो 1 लाख का माल हमारी ऑफिस तक पहुंचा ही नहीं, रास्ते में निकल गया, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, 1 लाख रुपए, समझा क्या, क्या बाउंसर था। तो हमने ट्रेडिंग का पूरा एक डिस्कस कर लिया, हर एक आइटम, सिर्फ ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट हमने डिस्कस नहीं किया। चलो देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है क्या। जब आप ट्रेडिंग बनाओगे यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल में लिखेंगे हाँ, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यहाँ पे रुपीज़, रुपीज़ यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने बहुत सारे आइटम्स डिस्कस किए, यहाँ पे हमने लिखा देखा कि ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, सारी चीज़ें, यहाँ पे हमने देखा कि भाई सेल्स आता है, ठीक है, और लेस होता है इसमें से सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न लेस होता है इसमें से, फिर फाइनल अमाउंट बाहर आउटर में लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आते हैं फैक्ट्री तक, फैक्ट्री तक मतलब फैक्ट्री में माल बनने तक, एक बार माल रेडी हो गया
उसके बाद के खर्चे कहाँ जाते हैं, पीएनएल के डेबिट में। मगर माल बनने तक जितने भी खर्चे हैं आपको ट्रेडिंग के डेबिट में यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करने के बाद इसका जब आप टोटल कर रहे थे तो यहाँ पे समझो 2 लाख रुपए है। इस कॉलम का जब आपने टोटल किया तो 2.5 लाख रुपए है। कितने, 2.5 लाख। तो जब आप टैली करेंगे इसको तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन से कॉलम में है, ये कॉलम में। तो ये अमाउंट दोनों तरफ आपको लिखना पड़ेगा। 2.5 लाख आप यहाँ पर भी लिखेंगे, दोनों साइड आपने लिख दिया। अब बैलेंसिंग फिगर हमेशा उस कॉलम में आएगा जिस कॉलम का अमाउंट कम है। इस कॉलम का अमाउंट कम है, कितना कम है, 50,000। तो आपको यहाँ पे 50,000 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये 2 लाख प्लस 50,000 तो 2,50,000 हो जाएगा। जब भी यहाँ पर बैलेंस आता है, कहाँ पे बैलेंस, डेबिट साइड, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ही क्यों बोलते हैं, देखो क्रेडिट साइड वाले इनकम होते हैं, डेबिट साइड वाले एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, ऑब्वियस ये प्रॉफिट होगा। बात समझे, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। कैरी डाउन क्यों, कैरी डाउन मतलब उठा के कहीं पे लेके जाना और पटकना है इसको, तो उसको उठा के लेके जाएंगे और कहाँ पटकेंगे, पीएनएल में। इसके बाद कौन सा फॉर्मेट बनता है, पीएनएल। सेम ऐसे ही बनेगा। इसके बाद अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं, सेम ऐसी टी फॉर्म में बनेगा ये। देखो टू प्रॉफिट कैरी डाउन, इसको कैरी करके हमको कहाँ लेकर जाना है, नेक्स्ट फॉर्मेट हमारा कौन सा है, पीएनएल। तो पीएनएल में यहाँ डेबिट है तो इसको कहाँ लेकर जाएंगे, क्रेडिट साइड, और अमाउंट लिख देंगे 50,000। यहाँ पे वर्डिंग्स कैसे होंगे मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अगर ब्रॉड डाउन को अगर ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉड डाउन, मतलब हमने कहीं से लेकर आया। ब्रॉड डाउन मतलब हमने कहीं से लेकर आया। इस फॉर्मेट में ब्रॉड डाउन लिख रहे हैं, उस फॉर्मेट में कैरी डाउन लिख रहे हैं। इसका उसका मतलब होता है कि हम इस अमाउंट को कहीं लेकर जाएंगे, कैरी करके कहीं लेकर जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, पीएनएल में। इसलिए यहाँ पे वर्डिंग्स थे कैरी डाउन। तो चलो कैरी करके हम कहाँ लेके गए, पीएनएल में। पीएनएल के क्रेडिट साइड में, वहाँ डेबिट में था तो अपोजिट में जाएगा। और यहाँ पे वर्डिंग्स कैसे होंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन मतलब भाई इस अमाउंट को हमने कहीं से लेकर आया। कहाँ से लेकर आया, ट्रेडिंग के डेबिट साइड से। क्या ये बात समझ में आई आपको। चलो उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं। कभी ऐसा पॉसिबल है कि इनकम हमारी कम हो, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, तो यहाँ पे इस तरफ हमको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 लाख होता, कितना होता, 3 लाख रुपए, तो यहाँ पे पूरी पिक्चर चेंज हो जाती। कुछ दूसरा अमाउंट लूँ क्या, ये 3,20,000 ले लेता हूँ। तो दोनों साइड में कौन सा कॉलम ज़्यादा है, ये कॉलम। तो आपको 3,20,000 दोनों साइड लिखना पड़ेगा, 3,20,000 दोनों साइड। क्यों, क्योंकि दोनों कॉलम को कंपेयर करना है, जो अमाउंट ज़्यादा है वो दोनों साइड आपको लिखना होता है। फिर बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, बैलेंसिंग फिगर उस कॉलम में आएगा जिसका अमाउंट कम है। तो ये कॉलम का अमाउंट कम है, कितने से कम है, कंपेयर करिए, 70,000 से कम है। ये 70,000 बैलेंसिंग फिगर होगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रॉस लॉस, यहाँ पे लॉस लिखना पड़ेगा। और क्या लिखोगे, कैरी डाउन। क्यों लॉस लिखा आपने, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा है, एक्सपेंसेस 3,20,000 है, इनकम आपकी कम है, तो ऑब्वियस लॉस होने वाला है। लॉस कितना हो रहा है, 70,000। अब ये अमाउंट क्रेडिट में है, नेक्स्ट फॉर्मेट बनने वाला है आंसर में पीएनएल। तो ये क्रेडिट में आया तो वहाँ पे डेबिट में जाएगा, कहाँ जाएगा, डेबिट में। और आप लिखोगे यहाँ पे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन इसने कहीं से उठा कर लाया है, कहाँ से उठा कर लाया, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कहाँ से उठा कर लाया, ट्रेडिंग अकाउंट से। ये क्या बोल रहा है, इसको कैरी करके लेके जाना है नेक्स्ट फॉर्मेट में। और वो क्या बोलेगा, हमने कहीं से उठा के लाया, इसलिए वहाँ पे ब्रॉड डाउन लिखते हैं। ये समझा गया। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख लिया, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। इसके अलावा जो भी आंसर, इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होगा, ठीक है, PYQ करेंगे हम, तो उसमें अगर कुछ डिफरेंट आता है तो अपन देख लेंगे। ये जो आपका फॉर्मेट है ये एक्सक्लूसिव नहीं है, एक मिनट ना,
ये फॉर्मेट एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब इतना ही होता है क्या, नहीं, इसके अलावा भी है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी हो सकते हैं आइटम्स। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वो हम देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उसमें हैंडल करेंगे हम। समझे क्या? आगे बढ़ते हैं। भाई ट्रेडिंग का फॉर्मेट आपके माइंड में छप गया होगा, हो गया ना? पक्के हो गए एकदम? अब आते हैं पीएनएल। नेक्स्ट फॉर्मेट है आंसर में हमको, नेक्स्ट फॉर्मेट बनाना होता है पीएनएल का। किसका? पीएनएल का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोफॉर्मा, प्रोफॉर्मा मतलब फॉर्मेट है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम कवर करते हैं डेबिट साइड, फिर इसके बाद कवर करेंगे हम क्रेडिट साइड। स्टार्ट करें? चलो, मैंने क्या बोला भाई, एक बार फैक्ट्री में माल रेडी हो गया, उसके बाद जो भी खर्चे आएंगे वो सबके सब पीएनएल के डेबिट साइड आएंगे, ठीक है। आपको वर्ड दिया सैलरीज। भाई सैलरीज किसको देते हैं? जो ऑफिस में काम करते हैं। जो फैक्ट्री में काम करते हैं उसको तो मजदूरी देते हैं, उसको बोलते हैं वेजेस। तो सैलरीज किसको देते हैं? जो ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस वाले बंदे कहाँ होते हैं? फैक्ट्री में होते हैं क्या? नहीं भाई, उन लोगों की प्रॉपर ऑफिस होगी जो ऑब्वियस फैक्ट्री के बाहर होगी, सेल्स टीम अलग होती है, वो सब चीज़ें। भाई वो ऑफिस का खर्चे, ऑफिस के सैलरीज, ये पीएनएल के डेबिट में। फिर है सैलरीज एंड वेजेस। पहला वर्ड सैलरी, वेजेस को इग्नोर करिए, पहले वर्ड पर आपको ध्यान देना है। सैलरीज कहाँ जाएगा? ये पीएनएल के डेबिट में। फिर रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री नहीं लिखा है ना, दैट मीन्स ऑफिस का होगा, ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है ऑफिस का खर्चा है। अगर आपको क्वेश्चन में रेंट एंड रेट्स बोला है तो भाई ये ऑफिस का खर्चा है, तो आपको पीएनएल के डेबिट में डालना है। इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस होता तो ट्रेडिंग में जाता, सिर्फ इंश्योरेंस लिखा हुआ है, ये पीएनएल के डेबिट में जाएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, तो ऐसा मान लिया जाता है ऑफिस का है, पीएनएल के डेबिट में। टेलीफोन एंड पोस्टेज, टेलीफोन का खर्चा, भाई टेलीफोन का बिल आता है, बड़े बड़े जो ऑफिसेज होते हैं ना उन लोगों को टेलीफोन होते हैं, भाई टेलीफोन होते हैं। तो यहाँ पे आपको टेलीफोन के जो भी खर्चे होंगे पीएनएल के डेबिट में। पोस्टेज मतलब पोस्ट का खर्चा, लेटर्स वगैरह पोस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो पोस्ट का जो भी खर्चा होगा पीएनएल के डेबिट में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, भाई बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करनी पड़ती हैं, ठीक है। प्रिंट के जो भी खर्चे होंगे, और स्टेशनरी ऑफिस में यूज़ होती है। हम भाई जब ऑफिस आप मेंटेन करेंगे ना, जैसे हमारी ऑफिस में आप आना कभी, तो स्टेशनरी पड़े रहेंगे वहाँ पे, हम लोग अटेंडेंस ये सब बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो स्टेशनरी का खर्चा हमारा ऑफिस का खर्चा है, तो वो पीएनएल के डेबिट में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, भाई सेल्समैन, सेल्समैन का जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा होगा वो पीएनएल के डेबिट में आएगा, क्योंकि माल बन गया अब उसको बेचना है, बेचने के लिए भाई जो भी खर्चा होगा वो सब पीएनएल के डेबिट में। डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स, डेप्रीसिएशन क्या होता है भाई? ये जैसे ये एसी दिख रही है आपको, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये मैं बेचने के लिए लाया क्या? रीसेल के लिए लाया हूँ? नहीं, मैं खुद के यूज़ के लिए लाया हूँ, इसकी हेल्प से मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है। क्यों? इसकी लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए है, एंड नॉट फॉर सेल है, और इसकी हेल्प से मैं आपको सर्विसेज दे पा रहा हूँ। तो जब मैंने ये एसी खरीद कर लाया, तो साल के शुरुआत में इसकी वैल्यू 60,000 थी। पूरे साल भर अगर मैंने इसका यूज़ किया तो इसका वैल्यू समझो 50 हो गया, 10,000 इसका वैल्यू डाउन हुआ। क्यों डाउन हुआ? आपने यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यूज़ नहीं करता और पूरे साल भर एसी बंद करके रखता, तो क्या उसकी वैल्यू 60,000 ही होती क्या? नहीं, टाइम गुजरने की वजह से भी इसका वैल्यू डाउन होता है। यूज़ करोगे तो भी इसका वैल्यू डाउन होगा, और टाइम गुजरने की वजह से भी इसका वैल्यू डाउन होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। फिक्स एसेट की वैल्यू जो डाउन होती है उसको बोलते हैं फिक्स डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन भी एक खर्चा है हमारे लिए, वो कहाँ आएगा? पीएनएल के डेबिट साइड। अब आपके माइंड में आएगा सर, एसेट्स तो फैक्ट्री में भी होते हैं और एसेट्स ऑफिस में भी होते हैं, जो मशीन यूज़ करोगे उसका वैल्यू जो डाउन हो रहा है वो उसको कहाँ डालें? जो ऑफिस में एसेट्स यूज हो रहे हैं उसका वैल्यू जो डाउन हो रहा है उसका कहाँ डालें? भाई जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी एसेट्स होंगे, चाहे वो फैक्ट्री के हो चाहे वो ऑफिस के हो, उसका डेप्रीसिएशन आपको रिकॉर्ड करना है पीएनएल के डेबिट साइड। ये बात समझ लो, गुड़ गोबर मत करना। यहाँ पे वर्डिंग सिर्फ एसेट्स लिखा है,
मतलब जितने भी एसेट्स होंगे उस पर डेप्रीसिएशन आएगा पीएनएल के डेबिट साइड। लोडिंग चार्जेस, ये क्या है? मेरी फैक्ट्री मुंबई में है, मेरा कस्टमर बिहार में है। कहाँ है? बिहार। अब मुझे माल बेचना है, तो मैं क्या बोलता हूँ, ट्रक को बुलाता हूँ मैं, भाई ट्रक वाले आ जा, माल पहुँचाने का अपने को बिहार में। तो ट्रक पर माल को लोड करवाना पड़ेगा, लोड करवाना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो वो ट्रक पर चढ़ेगा और फिर वो ट्रक जाएगी बिहार। तो भाई ये लोडिंग का खर्चा क्या ये फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है क्या? नहीं, ये तो माल बन गया उसके बाद का खर्चा है। ये तो अपने कस्टमर्स को अपन माल बेचने वाले, तो ट्रक में लदवाने का खर्चा, लोडिंग करने का खर्चा है, तो ये बाद वाला खर्चा है, ये इसलिए पीएनएल के डेबिट में जाएगा। ऑडिट फीस, ये ऑडिट फीस क्या होता है? ये ऑडिट फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं, आपने सही एंट्री पास किया है कि नहीं, कुछ झोल तो नहीं किया है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेंगे, प्रॉपर अकाउंटिंग हुई कि नहीं। तो बदले में आपको एज अ बिजनेसमैन, आपका बिजनेस है ना, और सामने सीए है, वो सीए क्या करेगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा आपने सही किया है कि नहीं। बदले में आपको उस सीए को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ये ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है ऑडिट कंपनीज को। तो आपने पे किया है, काहे के लिए, सीए को ऑडिट करने के लिए। ऑडिट मतलब छानबीन करना, प्रॉपर है कि नहीं वो देखना। तो बदले में सीए जो है आपसे चार्ज करेगा और आप पे करोगे। तो आपके लिए तो खर्चा है, मतलब फैक्ट्री मतलब बिजनेसमैन के लिए तो खर्चा है वो, इसलिए खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट में आएगा। वो सीए के लिए इनकम है, हमारे लिए तो खर्चा है वो। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, भाई हमारे ऑफिस में जितने भी स्टाफ होते हैं उनको पालना पड़ता है। पालना मतलब उनका थोड़ा चाय नाश्ता ये सब देखना पड़ता है, समझे? ठीक है, कभी पिकनिक जा रहे हैं तो उनको लेके जाना पड़ता है, तो खर्चे आते हैं भाई। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस भी पीएनएल के डेबिट में आएगा। रिपेयर्स, रिन्यूअल, मेंटेनेंस, ये क्या होता है? भाई कभी कभार ये एसी ख़राब हो जाती है, कभी बेंचेस ख़राब मतलब टूट जाते हैं, इसके लकड़े टूट गया, लास्ट ईयर टूट गया था, अभी मुझे वेकेशन में बनवाना पड़ा, एसी को अभी मैंने रिपेयर किया। ठीक है, तो इसका जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है, अभी 4,000 रुपये मैंने खर्च किया, एसी का क्या किया मालूम है मैंने, इसका गैस रिफ़िल करवाया, करीब 3-4 हज़ार रुपये खर्च हुआ, इसको मेंटेन करने का खर्च होगा। तो जो भी खर्चा है आपको कहाँ डालना पड़ेगा, पीएनएल के डेबिट में। क्या लिखा है, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस, में मेंटेन करने का खर्चा आता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें पीएनएल का डेबिट में आएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने कर्जा लिया है तो बदले में आप उसके ऊपर इंटरेस्ट ब्याज चुकाएंगे, वो इंटरेस्ट का पोर्शन आपके लिए खर्चा है, इसीलिए वो पीएनएल के डेबिट में आएगा। क्या फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है क्या? नहीं, ये तो आपने लोन लिया है, लोन पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए पीएनएल के डेबिट में आएगा। सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंस, जो भी आड़े टेढ़े एक्सपेंस, एटसेट्रा बोलते हैं ना अपन, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो अकाउंटिंग में बोलते हैं मिसलेनियस। और जो भी खर्चे होंगे सब मिसलेनियस पीएनएल के डेबिट में। फिर है कन्वेंस, कन्वेंस मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कन्वेंस मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऐसा समझिए, पीएनएल के डेबिट में आएगा। आगे बढ़ते हैं, लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट। जब मैंने ट्रेडिंग का फॉर्मेट मैंने सिखाया था, तो वहाँ पे मेरे वर्डिंग्स ऐसे थे कि बिजनेस से अगर माल जाता है, वो कैसे भी जाए, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। मगर उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो कहाँ जाएगा? जैसे चोरी हो गई, चोरी की वजह से माल तो गया ना, तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। सेकेंड इफेक्ट नुकसान हुआ उसका क्या, उसको भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आपने वहाँ पे एंट्री इसलिए किया क्योंकि आपके बिजनेस से माल गया, मगर चोरी होने की वजह से नुकसान जो हुआ है आपको यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा पीएनएल के डेबिट साइड। लॉस बाय फायर, अगर आग की वजह से हुआ है तो लॉस बाय फायर, चोरी की वजह से नुकसान हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट, अगर एक्सीडेंट की वजह से नुकसान हुआ है तो लॉस बाय एक्सीडेंट आपको लिखना पड़ेगा। समझे? तो हमेशा ये एडजस्टमेंट में आता है, एडजस्टमेंट हम सीखेंगे। तो दो इफेक्ट्स होते हैं ये ध्यान में रखने का, एक आता है
ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा आता है पीएनएल के डेबिट में। अच्छा, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिख रहा नहीं है। एडवर्टीजमेंट आपने फ्री में माल बांटा था ना, वहाँ पे पड़ा था ट्रेडिंग के क्रेडिट में, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वो नथिंग बट एडवर्टीजमेंट है। फ्री में आपने माल बांटा, क्यों बांटा? ट्रेडिंग के इन शॉर्ट एडवर्टीजमेंट आपने किया है, तो वहाँ पे आपने, आपके बिजनेस से माल गया था तो आपने ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाल दिया था, मगर वो तो हमारे लिए खर्चा है, फ्री में माल बांटना हमारे लिए खर्चा है, तो वो खर्चा आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा पीएनएल के डेबिट साइड। और क्या लिखेंगे हम? एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे है देखो एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे भी है देखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वो होता ही है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे है वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस रेंट, भाई माल बनने के बाद आप स्टोर कर रहे हैं वेयर हाउस में, ये तो बाद का खर्चा है ना, बनने के बाद का खर्चा, इसीलिए ये ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं आता है, पीएनएल के डेबिट में आता है। पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये क्या होता है? एक फाइनल अकाउंट में एक सम है जिसमें कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड पूरा एग्जांपल दिया हुआ है। ये क्या होता है मालूम है? आपने कभी सुना है पीएफ, पीएफ कट गया, पीएफ कट गया? किसी जॉब करने वाले के मुंह से सुना होगा पीएफ। ये होता है प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? एक फंड होता है, करें सुनो, जैसे करण मेरी कंपनी में जॉब करता है, क्या करता है? जॉब। कल को ये रिटायर हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, तो इसके खर्चे कौन बेयर करेगा? इसके बच्चे तो इसको साथ नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है। ऐसा होता है यार, आज की जनरेशन बहुत बेकार है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करती, वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको घर से निकाल देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है मालूम है? इन लोग अपना खर्चा एज अ सीनियर सिटीजन, जब ये बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे हमारी कंपनी से, तो इनका खर्चा भी खुद बेयर कर पाए, तो इन लोग क्या करते हैं, जब तक इन लोग जवान हैं इनकी सैलरी में से कुछ ना कुछ पैसे काट लेते हैं, इनको बाद में एक साथ देंगे, जब बुढ़े हो जाएंगे तो ये लोग या पेंशन के थ्रू में देंगे या तो एक साथ पूरा दे देंगे, तो ये लाइफ अपनी गुजार सके। तो क्या होता है मालूम है? सुनो, इसकी समझो सैलरी है 50,000। कितनी सैलरी? 50,000। मगर इसको सैलरी में 45 दूंगा, 5,000 रुपये मैं रख लेता हूँ, मैं कौन हूँ? कंपनी। और ये 5,000 रुपये लेकर एक गुल्लक है, प्रोविडेंट फंड समझो, एक गुल्लक है, गुल्लक, ये गुल्लक में इसका 5,000 रुपये डाल दिया, इसका पैसा मैंने डाला है, इसके हाथ में कितना गया? 45। अब जितना पैसा मैंने इसके सैलरी में से काटा है, कंपनी खुद अपनी जेब से भी उतना पैसा डालती है। क्या बोल रहा हूँ मैं? सुनो, इसके हक का पैसा 50,000 है ना, इसकी जेब में से 5,000 रुपये काट के मैंने गुल्लक में डाल दिया। वो गुल्लक कौन सा है? पीएफ। इसके हाथ में 45 दिया। अब मैंने क्या बोला? जितना इसकी सैलरी में से पीएफ काटा है ना, उतना ही सेम खुद की जेब से कंपनी भी डालती। तो 5,000 कंपनी डाल रही है, तो कंपनी के लिए 5,000 रुपये तो खर्चा है। कंपनी क्या करेगी मालूम है? जब 50,000 रुपये दे रही है ना इसको, तो 50,000 रुपये सैलरी ऊपर हमने पढ़ा था ना, तो 50,000 सैलरी लिख देंगे पीएनएल के डेबिट में। एक्स्ट्रा कंपनी क्या कर रही है मालूम है? जितना इसके पास से पीएफ काटी, 5,000 काटी और गुल्लक में डाल दी। और गुल्लक में पैसा है ना, कंपनी का पैसा नहीं है, इसका पैसा, इसको फ्यूचर में मिलेगा। 5,000 काट के उस गुल्लक में डाल दिए, सेम कंपनी 5,000 रुपये अपने जेब से निकालेगी और इसमें डाल देगी। तो इस गुल्लक में टोटल कितने पैसे जमा हो गए? 10,000। 5,000 इसके हैं, 5,000 कंपनी के। तो जो कंपनी ने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए ना अपने जेब से, तो पीएफ कंट्रीब्यूशन कंपनी के लिए खर्चा है। कंपनी के लिए खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट में आएगा कि नहीं? और जो 50,000 रुपये सैलरी इसको दिए थे, तो 50,000 सैलरी कहाँ जाएगा? वो भी पीएनएल के डेबिट में, ऊपर हमने सैलरी देखा था, और वहाँ पे अमाउंट कितना लिखेंगे? 50,000। और गुल्लक में जो भी पैसा होगा वो कंपनी का नहीं है, इसका है, इसको फ्यूचर में मिलेगा, इसके इनके परिवार वालों को मिलेगा। नॉमिनी, नॉमिनी बोलते हैं उसको, नॉमिनी लिखवाना पड़ता है। कल को वो एम्प्लॉय मर जाता है तो वो फंड में पैसे किसको मिलेंगे? नॉमिनी को मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आई क्या बच्चों? स्टोरी समझ में आई? ए पीएफ कंट्रीब्यूशन समझा? तो ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल भी आपको समझ में आ गया। ये दो जगह आपको दिख रहा है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा पीएनएल के डेबिट में। ठीक है, वहाँ ट्रेडिंग के क्रेडिट में इसलिए लिखे थे क्योंकि बिजनेस से गया था। यहाँ पे क्यों लिखे? क्योंकि अपने लिए खर्चा है, फ्री में बांटोगे तो खर्चा है कि नहीं? तो ये खर्चा है, इसलिए पीएनएल के डेबिट में भी आपको लिखना है।
कमीशन अलाउड, कमीशन अलाउड क्या होता है? हमने किसी को कमीशन दिया है, सुनो, ऐसा हम लोग करते नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। कमीशन अलाउड, हम लोग किसी को कमीशन देते हैं, जैसे सामने अब्दुल्ला स्कूल है या फिर कोई और स्कूल है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है, XYZ स्कूल है, ठीक है, वहाँ के जो मेन पर्सन प्रिंसिपल से जाके मिलता हूँ और बोलता हूँ कि भाई मेरी क्लासेस में आप स्टूडेंट भेजिए, आप रिकमेंड करिए, हर स्टूडेंट पे आपको 2,000 रुपये कमीशन दूंगा, समझे? फॉर एग्जाम्पल वो स्कूल से मुझे 10 एडमिशन्स मिले, कितने मिले, ठीक है, अब सामने वो जो प्रिंसिपल है वो स्कूल की, उसको मैं 20,000 रुपये कमीशन दूंगा, वो कमीशन मेरे लिए खर्चा है कि नहीं? समझे क्या? कमीशन मेरे लिए खर्चा है, तो आपको पीएनएल के डेबिट में लिखना पड़ेगा, ये समझे क्या? ये मैंने एक एग्जांपल दिया, क्यों? क्योंकि सेल्स लाने के लिए ना बिजनेस में आपको कमीशन देना पड़ता है। ये कमीशन अलाउड समझ में आया क्या आपको? फिर है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट कभी कभार हमको देना पड़ता है, समझे? तो डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा है, जैसे दिवाली में ऑफर लगाया हमने, जैसे हम गारमेंट के बिजनेस में दिवाली में हमने क्या किया, भाई जो नॉर्मली हम 1,000 का प्रोडक्ट बेचते हैं, अब नॉर्मल डेज में जब आप आएंगे ना, तो अगर वो प्रोडक्ट का प्राइस आप पूछेंगे तो मैं तो 1,000 रुपये ही बोलूँगा, ठीक है, मगर कुछ ऐसे ओकेजनली आपको ऑफर्स लगाने होते हैं और डिस्काउंट पे आप क्या करते हैं, माल बेचते हैं, जैसे आपने 20% ऑफ लगाया है, ठीक है, या किसी कस्टमर को आपने डिस्काउंट दिया, तो ये डिस्काउंट आपके लिए खर्चा है, अगर आप डिस्काउंट नहीं देते तो वो 1,000 में प्रोडक्ट बिकता, डिस्काउंट की वजह से आपका सेल्स कम हो गया, मतलब अमाउंट कम हो गया, ये आपके लिए इन शॉर्ट खर्चा है, आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, किसी को डिस्काउंट दिया है तो आपके लिए खर्चा है, वो आपके लिए खर्चा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई टी शर्ट है 1,000 रुपये की, आप बेचते हैं नॉर्मली, आपने किसी को डिस्काउंट दे दिया, 800 में बेच दिया, अब यहाँ पे 200 रुपये आपने क्या किया, डिस्काउंट दिया है, अगर ये डिस्काउंट नहीं देते तो आपकी जेब में 1,000 रुपये आते, डिस्काउंट की वजह से आपकी जेब में 800 रुपये है, ये 200 रुपये का अपने को नुकसान हुआ कि नहीं रे? हुआ ना? ये 200 रुपये आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, पीएनएल का डेबिट में, सेम वैसे एक डिस्काउंट रिसीव्ड करके लिखा रहेगा, क्रेडिट साइड देख लेना। अलाउंसेस, अपने एम्प्लॉयज़ लोगों को ना अलग अलग नाम से ना अलाउंसेस देने होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये अलाउंस वो अलाउंस, फिर यूनिफॉर्म अलाउंस, बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है मालूम है? अलाउंस मतलब क्या है, एक्स्ट्रा पैसा देना अपने एम्प्लॉयज़ लोगों को, ठीक है, टेलीफोन अलाउंस, भाई फ़ोन को मेंटेन करने का खर्चा, क्योंकि आप तो पूरे दिन यहीं पड़े रहते हो, कभी ये साइड पे जा रहे हो, कभी वो साइड्स पे जा रहे हो, और फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, और फ़ोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, कंपनी के काम के लिए, किस काम के लिए, तो ये खर्चा भी कंपनी से लेना पड़ेगा कि नहीं एम्प्लॉय को? तो कंपनी क्या करती है, कुछ ना कुछ पैसे देती है टेलीफोन अलाउंस के नाम पे, फिर प्रॉपर आप कपड़े पहन कर आओ, प्रॉपर स्त्री हो, साफ सुथरे हो, तो यूनिफॉर्म अलाउंस भी देती है, जैसे क्लाइंट प्लेस पे आप जा रहे हो, प्रॉपर स्त्री नहीं है कपड़े में, ऐसी मैले कुचले जा रहे हो, समझ रहे? तो इम्प्रेशन कैसा जाएगा बताइए, अजीब बेकार जाएगा कि नहीं? तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय लोगों को यूनिफॉर्म अलाउंस देती है, तो ये भी एक खर्चा है कंपनी के लिए, सिर्फ अलाउंसेस लिखा है, अलाउंसेस समझ जाइए बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, ये अपने एम्प्लॉय लोगों को दिया जाता है कंपनी के द्वारा, ये भी एक खर्चा है। एडवर्टीजमेंट, भाई ऐड करने का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज मतलब गाड़ी का भाड़ा, आउटवर्ड मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में था। एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या, आप इंडिया से माल बाहर बेच रहे, जैसे आप दुबई में अपने मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा बिकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से मुंबई मुंबई पोर्ट से जाते हैं, और भी अलग अलग पोर्ट से अपने इंडिया में, वहाँ से सऊदी अरबिया माल जाता है हमारा, तो इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर जा रहा है माल, उस टाइम पे जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल के डेबिट में आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी होगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में, ये फ़र्क है। माल लाने इंडिया के बाहर से माल आ रहा है इंडिया में, उस टाइम पे जो टैक्स लगेगा वो इसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। इंडिया के बाहर माल जा रहा है, इंडिया से बाहर माल जा रहा है, तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल के डेबिट में। चलो भाई, अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से कर लिया ना,
तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी, समझे। डायरेक्ट अगर मैं क्वेश्चन पे जंप करूँगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। फिर आपको पता रहना चाहिए, मैक्सिमम चीज़ें पता रहना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ें कहाँ जाती है। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँचे थे हम? एक्सपोर्ट ड्यूटी, फिर उसके बाद है टैक्सेस। भाई गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं, जीएसटी ये वो दुनिया भर के टैक्सेस हैं, और जो भी टैक्सेस होंगे वो पीएनएल के डेबिट में आते हैं। फिर है जनरल एक्सपेंसेस, आम खर्चे जनरल एक्सपेंस, तो वो पीएनएल के डेबिट में आएगा। ठीक है, नॉर्मल खर्चे जो भी होंगे, नॉर्मल बिजनेस के जो भी खर्चे होंगे वो जनरल एक्सपेंस बोला जाता है, ये पीएनएल के डेबिट में आएगा। ट्रेड एक्सपेंस को आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए एक और नोट्स है मेरी, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। जो फाइनल अकाउंट का जो एडजस्टमेंट वाला है ना, आपको नोट शेयर किया है मैंने, उसमें मैंने ये ट्रेड एक्सपेंस लिखवाया है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड एक्सपेंस। क्या लिखा है आपने? ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड एक्सपेंस है ना, ठीक, वो वहाँ पे कवर करूँगा मैं। चलो आते हैं लीगल चार्जेस। ये लीगल चार्जेस क्या होता है? भाई इतनी बड़ी कंपनी है आपकी, कोई ना कोई आप पर केस करता है, कोई ना कोई केस करता ही रहता है। भाई लीगल चार्जेस जो भी होंगे वो पीएनएल के डेबिट में आएगा। भाई लॉयर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे आपको पीएनएल के डेबिट में डालना पड़ेगा। फिर प्रोफेशनल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस मतलब भाई कभी कभार, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं मालूम है, हम एक कंपनी है जो मेडिकल से रिलेटेड है, दवाइयाँ बनाती है, कभी कभार अपने को प्रोफेशनल्स लोग को हायर करना पड़ता है। प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग सब प्रोफेशनल्स लोग हैं। ठीक है, हमने एक स्पेशल कोई डॉक्टर है उसको हायर किया, तो उसको जो पेमेंट करेंगे वो प्रोफेशनल चार्जेस होंगे। क्यों? क्योंकि सामने वो डॉक्टर है, और डॉक्टर एक प्रोफेशन होता है, आपने 11th में सीखा है, प्रोफेशन, बिजनेस, ये सब। भाई प्रोफेशनल डिग्रीज जो होती है उसके लिए खास पढ़ाई होती है, जब आप वो पढ़ाई करेंगे तब आपको वो डिग्री मिलती है, प्रोफेशनल डिग्रीज। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। तो आपने किसी प्रोफेशनल को हायर किया, उसको जो पेमेंट करोगे वो प्रोफेशनल चार्जेस हैं। ठीक है, फिर बैंक चार्जेस। भाई बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया है, बैंक दुनिया भर के चार्जेस काटती रहती है, तो जितने भी खर्चे होंगे वो बैंक चार्जेस है आपके। फिर सॉलिसिटर्स फीस, सॉलिसिटर्स मतलब लॉयर के चार्जेस ही, ऐसा समझिए। ये क्या है? लॉयर के चार्जेस ही है, तो ये भी पीएनएल के डेबिट में आएगा। देखो यहाँ पे सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस आया, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये जो फिक्स्ड एसेट, जैसे मैंने ये एसी खरीदा है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका वैल्यू दिख रहा है 50,000, ये एसी का हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू दिख रहा है 50,000, मगर आपने उसको 30,000 में बेच दिया। वैल्यू है 50,000 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, मगर आपने उसको कम भाव में बेचा, तो लॉस होगा। जिसका वैल्यू 50,000 आपने उसको कम भाव में बेचा 30,000 में, तो यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है 20,000 का, वो लॉस आपको कहाँ बुक करना पड़ेगा? पीएनएल के डेबिट साइड। तो यहाँ पे आपको 20,000 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये लास्ट में जो आएगा ये बैलेंसिंग फिगर है। इस अकाउंट को जब आप क्लोज करोगे, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। करंट अकाउंट में भी जाता है कभी कभार, कभी कभार पार्टनर्स कैपिटल, तो डिपेंड करता है आप कौन सा मैथड फॉलो कर रहे हैं। हम 14 पॉइंट्स किए थे ना, तो उसमें देखा था हमने कैपिटल अकाउंट के दो टाइप्स होते हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अगर हम फिक्स्ड फॉलो कर रहे हैं, कौन सा फॉलो कर रहे हैं? फिक्स्ड, तो वहाँ पे दो अकाउंट्स ओपन होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट। अगर हम फिक्स्ड फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। ये सारी चीज़ें मैं लिखवाऊँगा आपको, डोंट वरी, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में लिखवाऊँगा नोट्स में, और आगे आगे जैसे जैसे ये चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएगा। चलो डेबिट वाला पार्ट हमने अच्छे से कवर किया है, आते हैं क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड वाला बहुत आसान है। देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं नीचे। भाई किसी भी नाम के साथ रिसीव्ड वर्ड दिखा ना आपको, वो इनकम होगा। जैसे कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंश्योरेंस मतलब जो भी रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सन्ड्री मिसलिनियस रिसीट, रिसीट वर्ड भी दिखा, तो ये सब इनकम में ठोकना है।
और इनकम कहाँ आता है, पीएनएल के क्रेडिट साइड। रिसीव्ड या रिसीट ये दोनों वर्ड्स आपको दिखे तो पीएनएल के क्रेडिट में ठोक देना है। देख लो, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, बस फॉर्मेट होने आया, डोंट वरी। यहाँ तक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, भाई एसेट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है 50,000, मगर आपने उसको महंगे दामों में बेच दिया, 60,000 में बेच दिया, तो 10,000 का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट आपको पीएनएल के क्रेडिट में डालना है। फिर यहाँ पे देखो नेट लॉस, नेट लॉस जैसे हमने ट्रेडिंग को क्लोज किया था तो डेबिट साइड आया था तो प्रॉफिट था, क्रेडिट साइड बैलेंस आता है तो लॉस होता है। तो यहाँ पे जब आप इसको क्लोज करेंगे, अगर खर्चे ज़्यादा है, इनकम कम है, तो ऑब्वियस यहाँ बैलेंस आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पर, और इसको बोलते हैं नेट लॉस। क्या होता है, नेट लॉस। अब ये ट्रांसफ़र होता है कभी कभार पार्टनर्स कैपिटल में, कभी कभार ट्रांसफ़र होता है करंट अकाउंट में, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हैं। समझ में आया। अगर यहाँ पे इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा प्रॉफिट, और इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। तो आज के इस सेशन में हमने दो फॉर्मेट्स कवर किए, एक ट्रेडिंग और दूसरा पीएनएल। घर जाएंगे आप ये दोनों फॉर्मेट्स अच्छे से देख कर आएंगे, ज़्यादा लोड लेना नहीं रहे, जितना बता रहे हैं उतना करते जाओ, उतना पक्का होना चाहिए, ठीक है।